गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपन करंट अफेयर की कड़ी में अगला वीडियो बनाएंगे। ये करंट अफेयर पे पांचवा वीडियो जो है मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे सवाल 62 तक मैंने इसमें बता दिए। सवाल नंबर 63 से देखिए, उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप है, एक लाइन हटा देना आप यहाँ से। तो देखो सीधी सी बात यह है कि हरिद्वार कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। तो जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप कौन सी, 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ। यह सवाल आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो हरिद्वार में आयोजित इस कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और फाइनल में हरियाणा को पराजित करके, ये गैप देखने की जरूरत नहीं, हरियाणा को पराजित करके ये चैंपियनशिप जो है वो राजस्थान ने जीती है। तो जैसे जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का विजेता कौन है, राजस्थान, या इसका आयोजन कहाँ हुआ, हरिद्वार में। कितने नंबर की जूनियर नेशनल चैंपियनशिप थी, 48वें नंबर की जूनियर नेशनल चैंपियनशिप थी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। सवाल नंबर 64 देखिए, भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारेट के पैनोरमा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो हाल ही में केसरी सिंह बारेट के पैनोरमा को कहां प्रस्तावित किया गया है, ये पैनोरमा कहां तैयार किया जाएगा, शाहपुरा, कहां, भीलवाड़ा में। केसरी सिंह बारेट को पैनोरमा किसको कहते हैं, तो किसी भी महान विभूति के जीवन से संबंधित वर्त चित्रों से सजी हुई जो हॉल होता है उसको अपन पैनोरमा कहते हैं। उससे जीवन से जुड़ी हुई यादों को चित्रों के माध्यम से सुसज्जित किया जाता है। तो केसरी सिंह बारेट का पैनोरमा जो है वो कहां बनेगा, शाहपुरा, भीलवाड़ा में बनेगा, ठीक है। ये राशि वगैरह आपको देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा यही ध्यान में रखना है कि भीलवाड़ा के शाहपुरा में केसरी सिंह बारेट या स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारेट का पैनोरमा बनेगा। 65 नंबर का सवाल देखिए, देखो एग्रीकल्चर के सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अभी ये योजना शुरू की गई है। उस योजना का नाम दिया गया है कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए योजना। देखो कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना जो है, ये क्यों है, महिला सशक्तिकरण, और महिलाओं का सशक्तिकरण किसके माध्यम से, कृषि के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाकर, एग्रीकल्चर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर महिलाओं का सशक्तिकरण हेतु हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। देखो 11वीं से लेकर 11वीं ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी तक की छात्राओं को 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की राशि प्रतिवर्ष दी जाती है इस योजना के तहत। तो राशि इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण ऑप्शन हो सकता है, या कृषि के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण ऑप्शन हो सकता है। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। फिर 66 नंबर का सवाल देखिए, राज्य के बांसवाड़ा नाथद्वारा बेल्ट में खनिज गोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो बांसवाड़ा में पहले ही सोने की खानें खोजी जा चुकी हैं। अब देखो बांसवाड़ा, ये नाथद्वारा कहाँ का है, ये राजसमंद का है। तो देखो बांसवाड़ा से राजसमंद के नाथद्वारा तक, तो बांसवाड़ा से नाथद्वारा के बीच में जो बेल्ट है वहां कौन से भंडारों का आंकलन किया गया है, सोने के भंडारों का आंकलन किया गया है। संभावित जो माइनिंग की संभावना है वो किसको लेकर है, सोने को लेकर है। आप लोगों को पता है कि राजस्थान के बांसवाड़ा में पहले अपन पिछले कई दशकों से पढ़ रहे हैं कि बांसवाड़ा में सोने के भंडार खोजे गए। अब बांसवाड़ा से नाथद्वारा तक जो बेल्ट है उसमें भी सोने के भंडार खोजे गए। तो हाल ही में बांसवाड़ा नाथद्वारा बेल्ट में सोने के भंडारों की संभावना की जा रही है। इसके अलावा राजसमंद बेल्ट में खनिज एमराल्ड, तो एमराल्ड खनिज है, ये कहाँ खोजा गया है, राजसमंद में खोजा गया है। इसके अलावा फॉस्फेट के भंडारों को कहाँ चिन्हित किया गया है, उदयपुर जिले में किया गया है। तो देखो यहाँ फॉस्फेट के भंडार उदयपुर में, एमराल्ड के राजसमंद में, और सोने के बांसवाड़ा और राजसमंद दोनों में, क्योंकि राजसमंद नाथद्वारा जो किस में पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट के हिसाब से। फिर 67 नंबर का सवाल देखिए, आवासन मंडल को नवाचारों एवं कायाकल्प के लिए हाउसिंग श्रेणी में एक बार फिर स्कॉच गोल्ड। तो देखो राजस्थान आवासन मंडल को हाउसिंग
श्रेणी में काम करने के लिए स्कॉच गोल्ड पुरस्कार दिया गया। ये पहले भी मैं बता चुका हूं। इससे पहले हाउसिंग कैटेगरी में 2021 का भी, तो देखो चाहे 2021 का पूछे चाहे 2022 का पूछे, हाउसिंग के क्षेत्र में स्कॉच गोल्ड पुरस्कार जो किसको मिला है वो राजस्थान आवासन मंडल को मिला है, राजस्थान आवासन बोर्ड को मिला है। राजस्थान आवासन मंडल को 2021 का भी और 2022 का भी, ये ध्यान रखेंगे 2021 और 22 का जो हाउसिंग क्षेत्र का स्कॉच गोल्ड मेडल है या पुरस्कार है वो किसको मिला है, राजस्थान आवासन मंडल को मिला है। ये राजस्थान आवासन मंडल 2021 और 22 दोनों के लिए, ठीक है। फिर सवाल नंबर 68 आप देखिए। सवाल नंबर 68 क्या कहता है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। ये देखो ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को किस बजट में घोषित किया गया, 2022-23 की बजट में घोषित किया गया है, ठीक है। तो इस योजना में क्या है, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022, ये थोड़ा सा अलग है, ये बीच में अटैच हो गया, ये अलग सवाल है यहाँ से। तो देखो पहला राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 की है, किस बजट में, 2022-23 की बजट में घोषिट की गई। फिर देखो राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, ये अलग है, यहाँ से इसको आप जैसे 68 के बाद में 69 या 68A कर लेना इसको, ये अलग सवाल है, इसमें मिक्स हो गया। तो ये सवाल देखो राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है। इसमें देखो प्रति व्यक्ति 50 वर्ग फुट जो न्यूनतम जगह है वो छत के रूप में हर आदमी को मिलनी चाहिए। विशेष तौर से महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त और बीमार जैसे विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता। तो देखो मानसिक रोगी है, महिला है, इनके लिए जो ये 50 वर्ग फुट की छत प्रति व्यक्ति मिलेगी, उसमें अगर किसी विशेष प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है तो उनकी व्यवस्था भी की जाएगी। तो देखो यहाँ राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रति व्यक्ति कितनी वर्ग फीट छत, 50 वर्ग फीट छत का प्रावधान किया गया है। फिर देखिए 69 का क्या है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए। तो देखो सवाल ये कि हाल ही में ऑनलाइन पेंशन पोर्टल किस निगम ने शुरू किया है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने। तो बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, सारा सिस्टम जो है या सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी। फिर देखिए 70 नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक वीडियो में शायद अपन इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले राज्य के 3 खिलाड़ी। देखो डेफ ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 3, ठीक है। इन तीनों खिलाड़ियों को कुल राशि 7 करोड़। तो देखो जो स्वर्ण पदक विजेता हैं उनको 3-3 करोड़ और इसके अलावा कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए दिए गए। तो टोटल 3 खिलाड़ी। तो 3 खिलाड़ी में कौन है, देखो पहला है, ध्यान रखना सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैडमिंटन के क्षेत्र में अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा को, अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा को बैडमिंटन के क्षेत्र में डेफ खेलों में स्वर्ण पदक दिया गया है। स्वर्ण पदक विजेता को कितने, 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो देखो इस सवाल को कैसे पूछ सकते हैं आपसे, इस सवाल को आपसे देखो इस या तो डेफ गेम्स में विजेता खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 3 है, या फिर डेफ गेम्स में स्वर्ण विजेता खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज बन सकती है वो लैंग्वेज ये बन सकती है कि अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। पूछ क्यों सकते हैं, तो डेफ ओलंपिक गेम्स 2022 में बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा तीसरा खिलाड़ी जो है वो राइफल शूटिंग से है। राइफल शूटिंग में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी कौन है, वेदिका शर्मा। तो देखो ये तीनों शर्मा है, डेफ गेम्स में विनर जो है तीनों का सरनेम क्या है, शर्मा है। तो अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा का संबंध किससे है, बैडमिंटन से। देखो खेल से संबंध ध्यान में रखना है, अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है, और वेदिका शर्मा का संबंध किससे है, राइफल शूटिंग से। ये इस भाषा में सवाल की संभावना ज्यादा है। एक बार फिर देखना, अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है, और वेदिका शर्मा का संबंध किससे है, राइफल शूटिंग से। इन तीनों ही खिलाड़ियों ने, पहले दोनों अभिनव ने और गौरांशी ने डेफ गेम्स में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, जिसके लिए इन्हें 3-3 करोड़ रुपए दिए गए, और राइफल शूटिंग में वेदिका शर्मा ने कांस्य पदक जीता जिसके लिए उसे 1 करोड़ रुपए दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। डेफ गेम्स के 3 विनर्स का नाम और कौन सा विनर किस खेल से संबंधित है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा विनर किस खेल से संबंधित है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो देखो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को, तो देखो डेफ गेम्स में जो गोल्ड मेडल जीतता है उसको 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। डेफ ओलंपिक गेम्स में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी गोल्ड मेडल जीता जाता है उसके लिए 3 करोड़। डेफ गेम्स की बात नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खिलाड़ी रजत पदक जीतेगा उसको 2 करोड़ दिए जाते हैं वर्तमान में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खिलाड़ी कांस्य पदक जीतता है उसे 1 करोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी को 3 करोड़ देते हैं। ठीक है, रजत पदक जीतने वाले को 2 करोड़, और इसके अलावा जो कांस्य पदक जीतता है उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखिए 71वां सवाल देखिए, यहां जेम्स एंड ज्वेलरी व्यापार को व्यापक रूप देने के लिए सीतापुरा में जेमबोर्स की स्थापना की जाएगी। तो देखो हाल ही में राज्य में जेमबोर्स की स्थापना कहां की जानी है? जेमबोर्स की स्थापना सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में की जानी है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? जेम्स एंड ज्वेलरी से, रत्न और आभूषण से इसका संबंध है। तो जेमबोर्स की स्थापना सीतापुरा जयपुर में की जाएगी। 72 का सवाल देखिए, डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना। ये देखिए डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना क्या है? इस डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना का संबंध किससे है? तो देखो गांव में सामुदायिक भवनों के निर्माण और उनके रख रखाव। देखो गांव में जो भी सामुदायिक भवन बने हुए हैं ग्राम पंचायत वगैरह के, उनका निर्माण करना और उनके रख रखाव के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना। और इसमें गांव में इन सामुदायिक भवनों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है? ग्राम पंचायतों को दी गई है। ठीक है, ये योजना केवल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित गांवों पर लागू की गई है। देखो सभी गांवों में नहीं बनेंगे ये। देखो ये योजना जो है डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना, इसमें सामुदायिक भवनों का निर्माण केवल उन गांवों में बनेगा जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में सम्मिलित है, सभी गांवों में नहीं है। ठीक है, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित की जाने वाली योजना है। इसको आप छोड़ देना। सीधा सा इतना सा ध्यान में रखना आपको कि अंबेडकर उत्सव धाम योजना का संबंध सामुदायिक गांव में सामुदायिक भवनों के निर्माण और रखरखाव से है। और ये सामुदायिक भवनों का निर्माण और रखरखाव इस योजना के तहत कौन से गांव में? जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित किए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए 73 का सवाल देखिए आप। इसमें 73 के सवाल में क्या है? 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो एक तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। गंगानगर जिले के हरि सिंह गोदारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हरि सिंह गोदारा का संबंध किससे जिले से है? गंगानगर से है, गंगानगर से। इसे किस लिए? कृत्रिम गर्भाधान कार्य में, जैसे कृत्रिम गर्भाधान जो पशुओं का होता है उस कार्य के लिए उन्हें द्वितीय पुरस्कार से, कहने का मतलब इनको द्वितीय स्थान मिला है। ये जो कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ये भारतीय स्तर का होता है। आपको बता दूं मैं, अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है, और राजस्थान के इस दूसरे स्थान के लिए गंगानगर के हरि सिंह गोदारा को सम्मानित किया गया है। जबकि उड़ीसा का गोपाल राणा प्रथम स्थान पर और आंध्र प्रदेश का मच्छेपली जो है वो तृतीय स्थान पर। तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा वाले को आपको ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ ये कौन सी पोजीशन है? सेकंड पोजीशन। किस मामले में? कृत्रिम गर्भाधान के मामले में। किसका? हरि सिंह गोदारा का। कहां का है? राजस्थान के गंगानगर का रहने वाला है। देखो यहां आपको इसको थोड़ी सी डिटेल से देखना है। ये जो हरि सिंह गोदारा है वो लंबे समय से किससे जुड़े हुए हैं? गंगमूल डेयरी से जुड़े हुए हैं। देखो राजस्थान के गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील के संघर गांव के हरि सिंह गोदारा ने, याद रखनी, जो हरि सिंह गोदारा ने 2019 में गंगमूल डेयरी द्वारा संचालित साहिवाल नस्ल परियोजना, जो साहिवाल जो गाय की नस्ल है उसमें इसने क्या करवाया है? कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया है, और इसी कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये साहिवाल नस्ल के ऊपर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य या सेवाओं के लिए इसे पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार हमेशा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर मिलता है, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मैंने आपको बताया 26 नवंबर को। तो देखो 26 नवंबर ही तो संविधान दिवस है, और 26 नवंबर ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस एक ही दिन आते हैं, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस। ठीक है, सरकार ने पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पशुपालक, कृत्रिम गर्भाधानकर्ता और दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो देखो ये जो इनको पुरस्कार दिया गया है हरि सिंह को, वो कौन सा है? गोपाल रत्न।
इस पुरस्कार को क्या कहते हैं? गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो 74 का सवाल देखिए आप इसमें, उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सई नदी, तो देखो सई नदी किस जिले में बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सई नदी उदयपुर जिले में बहती है। इसके अलावा साबरमती नदी भी कहां बहती है? उदयपुर में। तो सई और साबरमती नदी कौन से जिले में बहती है? भूगोल का सवाल है ये। सई और साबरमती नदी जो है वो उदयपुर जिले में बहती है। ठीक है, अब ये बाकी देखने की जरूरत नहीं, केवल सई और साबरमती का संबंध उदयपुर से इतना ध्यान में रखना। ये राशि वगैरह सब छोड़ देना आप। इस निर्णय से पाली एवं सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति होगी। देखो सई, दूसरा सवाल, सई और साबरमती नदी उदयपुर जिले में बहती है, लेकिन यहां से जो परियोजना शुरू की जाएगी पेयजल के लिए, वो पेयजल कौन से जिलों को सप्लाई किया जाएगा? पाली और सिरोही। तो उदयपुर की सई और साबरमती नदियों का पानी जो है वो किन जिलों को पेयजल के रूप में पहुंचाया जाएगा? पाली और सिरोही को। किस रूप में? पेयजल के रूप में। इस संबंध में बजट 2022-23 में फैसला लिया गया था। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना सही। देखो भूगोल का सवाल पूछा जाए तो सई और साबरमती कहाँ है? उदयपुर की कोटड़ा तहसील में बहती है। इनका पानी या जलाशयों का निर्माण करके पेयजल की आपूर्ति कहाँ करनी प्रस्तावित है? पाली और सिरोही में करनी प्रस्तावित है। ठीक है, अब देखो ये ने हटा देना। वर्ष पाली और सिरोही जिले में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सई और साबरमती नदी पर जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भाषा इंपॉर्टेंट है। उदयपुर की कोटड़ा में बहने वाली सई और साबरमती नदी पर जो जलाशय बनाए जा रहे हैं, उन जलाशयों के माध्यम से जो है पानी कहाँ पहुंचाया जाएगा? ये पानी पहुंचाया जाएगा पाली और सिरोही को। ये बात इंपॉर्टेंट है, पाली और सिरोही को पानी पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, 28 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह। देखो शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। ठीक है, राजस्थान के 5 सिद्ध हस्तशिल्प कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार। तो इस समारोह में राजस्थान के कितने शिल्प गुरुओं को सम्मानित किया गया है? 5 शिल्प गुरुओं को सम्मानित किया गया है। ठीक है, एवं 14 हस्तशिल्पियों को हस्तशिल्प के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, शिल्प गुरु पुरस्कार विजेताओं को सम्मान स्वरूप सोने का सिक्का, 2 लाख रुपए की राशि, ताम्रपत्र, 16 पर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। 5 लोगों को इसमें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। केवल इसमें एक ही बात ध्यान में रखनी है कि शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली के विज्ञान भवन में। राजस्थान के कितने कलाकारों को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 5 गुरुओं को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ देखो ये जो 5 लोगों के बारे में अपन पढ़ते हैं, इन 5 लोगों के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि एक सेकेंड, इन 5 लोगों को जो पुरस्कार दिया गया है वो किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए इनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है। तो हस्तशिल्प गुरु से सम्मानित इन 5 लोगों के बारे में देखिए। अब देखो पहला 2017, 18 और 19 के लिए नामित हस्तशिल्प पुरस्कार विजेता। तो यहां देखो ये सम्मान इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां इन लोगों का काम जो है वो महत्वपूर्ण है। तो देखो विनोद कुमार जांगिड़ किसे लेकर चर्चित है? चंदन की लकड़ी पर कारीगरी। विनोद कुमार जांगिड़ चंदन की लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। तो चंदन की लकड़ी पर कारीगरी से संबंध किसका है? विनोद कुमार जांगिड़ का है। इन्हें जो है हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये बड़ी बात नहीं। फिर देखो मोहनलाल सोनी, मोहनलाल सोनी का संबंध मिनिएचर पेंटिंग से है। देखो मोहनलाल सोनी का संबंध मिनिएचर पेंटिंग से। मिनिएचर पेंटिंग कौन सी होती है? छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर या कपड़े की कतरनों पर पेंटिंग करना। विनोद कुमार जांगिड़ का संबंध किससे है? काष्ठ कला से, और काष्ठ भी कौन सी? चंदन काष्ठ कला से। फिर तीसरा नाम है गोपाल प्रसाद शर्मा। गोपाल प्रसाद शर्मा का संबंध भी किससे? मिनिएचर पेंटिंग से। तो देखो गोपाल प्रसाद शर्मा मिनिएचर पेंटिंग, मोहनलाल सोनी मिनिएचर पेंटिंग, विनोद जांगिड़ जो है किसके लिए? काष्ठ कला के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोहनलाल शर्मा को 2019 के ब्रोस वायर से शीशम की लकड़ी पर
तारकसी के लिए। तो देखो यहां ध्यान रखना, मोहनलाल शर्मा का संबंध किससे है? देखो ये ऊपर वाला मोहनलाल सोनी है, मोहनलाल सोनी जो है वो मिनिएचर पेंटिंग का है, और मोहनलाल शर्मा जो है वो शीशम की लकड़ी पर कारीगरी के लिए जाना जाता है। देखो तारकसी, तो जैसे बांस के ऊपर अपन तार मंडते हैं, उस हिसाब से शीशम की लकड़ी के ऊपर तार मंडने के लिए किसको जाना जाता है? मोहनलाल शर्मा को। जबकि मोहनलाल जोशी को किसके लिए? मिनिएचर पेंटिंग के लिए। तो सोनी पेंटिंग के लिए और शर्मा किसके लिए है? शीशम की लकड़ी के ऊपर तारकसी के लिए। एक इसमें नाम है आसाराम मेघवाल का संबंध भी किससे है? मिनिएचर पेंटिंग से। ये आपको नाम ध्यान में रखना है, किसका संबंध किससे है। तो यहां देखो विनोद जांगिड़ चंदन की लकड़ी पर करता है, और फिर देखो मोहनलाल जो शर्मा है, मोहनलाल शर्मा करता है शीशम की लकड़ी पर तारकसी करता है। इसके अलावा बाकी जो नाम बताए हैं वो सारे के सारे किससे संबंधित है? मिनिएचर पेंटिंग से संबंधित है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो देखो इसमें एक बार फिर देखेंगे, ये दोनों पुरस्कार देखो, हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार अलग है और हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार अलग है। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो सारे के सारे कैसे हैं? शिल्प गुरु पुरस्कार विनर है राजस्थान के। फिर देखिए इसमें राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थान के 14 हस्तशिल्प। तो देखो ये तो है कितने? 5 कलाकार मैंने आपको बताए हैं, और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 14 खिलाड़ी। इनमें भी आपको केवल संबंध देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है राजस्थान की कला और संस्कृति के लिए। पुरस्कार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो सुनील सोनी का संबंध किससे? थेवा कला से। सुनील सोनी थेवा कला से। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। शौकत अली का संबंध है उस्ता कला से। उस्ता कला का मतलब है ऊंट की खाल के ऊपर चित्रकारी। उस्ता कला का मतलब किससे? ऊंट की खाल पर चित्रकारी। और ऊंट की खाल पर चित्रकारी के लिए वर्तमान में विख्यात जो कलाकार है वो कौन है? शौकत अली। तो शौकत अली उस्ता कला के लिए जाना जाता है। फिर कमलेश शर्मा, कमलेश शर्मा लकड़ी पर तारकसी, लकड़ी पर तार मंडने के लिए। फिर देखो वर्ष 2000, ये साल वाल कुछ भी याद नहीं रखना। ओम प्रकाश जांगिड़ का संबंध किससे है? चंदन की लकड़ी पर कारीगरी। तो देखो ओम प्रकाश जांगिड़ का संबंध चंदन की लकड़ी पर कारीगरी से है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया विनोद कुमार जांगिड़ भी किसकी लकड़ी पर करता है? तो विनोद कुमार जांगिड़, विनोद कुमार जांगिड़ और इसके अलावा कमलेश शर्मा, ओम प्रकाश जांगिड़, ये दोनों ही क्या करते हैं? चंदन की लकड़ी पर कारीगरी करते हैं। सुनीता का संबंध पेपर कटिंग कला से है, सुनीता शर्मा का संबंध। और प्रेम देवी सोनारा का संबंध हैंड ब्लॉक पेंटिंग से। हैंड ब्लॉक पेंटिंग का मतलब है हाथ से ठप्पा मारकर जिन पर पेंटिंग की जाती है। ये 2019 वगैरह कुछ नहीं देखना है। देखो गुलाब सिंह का संबंध सिल्वर मीनाकारी से। सिल्वर मीनाकारी का मतलब है चांदी पर मीनाकारी से। मोहम्मद शरीफ का संबंध टाई एवं डाई कला से है। कमल किशोर सोनी का संबंध बोन कविंग से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। श्यामलता गहलोत कोफतगिरी कला से है। द्वारका प्रसाद सुतार का लकड़ी की कारीगरी से है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दिनेश कुमार सोनी वर्क पेंटिंग से है, पेंटिंग से है। नेहा भाटिया और धर्मेंद्र सिंह भल्ला का कुंदन जड़ाई मीनाकारी से, ये देख लेना। नेहा भाटिया और धर्मेंद्र सिंह भल्ला किससे संबंधित है? कुंदन जड़ाई से। ये देख लेना। तो ये देखो जो है वो पुरस्कार के हिसाब से कम इंपॉर्टेंट है, और कौन सा कलाकार किस कला से संबंधित है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप इसमें 76 नंबर का देखिए। 76 नंबर का क्या कहता है? 28 नवंबर 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में, तो देखो यूनिसेफ की जो राजस्थान इकाई है वो और सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग दोनों मिलकर कहां? अलवर में एक पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि किसी योजना को ठीक से लागू करने से पहले टेस्ट करने के लिए, पायलट टेस्टिंग फेज में, मतलब उसको चेक करने के लिए कि क्या ऐसा प्रोजेक्ट सफल हो सकता है। तौर पर नवाचार, सेफ्टी अगेंस्ट वायोलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये देखो सेव, इसका शॉर्ट फॉर्म है किसका? सेफ्टी अगेंस्ट वायोलेशन। पूरा नाम ध्यान में रखना, सेफ्टी अगेंस्ट वायोलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, सेव का शुभारंभ किया गया। तो सेव जो है उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से जिले में शुरू किया गया है? अलवर में। देखो, और अलवर यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था कौन है? यूनिसेफ। यूनिसेफ और राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो मिलकर सेव
पायलट प्रोजेक्ट को चलाएंगे, सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले को चुना गया है? अलवर जिले को चुना गया है। ठीक है, तो राजस्थान के समाज कल्याण विभाग जो है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, उसके साथ कौन है? यूनिसेफ की राजस्थान इकाई जो है वो मिलकर इस कार्यक्रम को संचालित करेगी। फिर देखिए 77 नंबर का सवाल, 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये छोड़ दो आप ऊपर वाली लाइन, देखो सीधा आ जाओ, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इन दोनों का डेट इंपॉर्टेंट है 29 नवंबर 2022। देखो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 नवंबर 2022 से इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इन दोनों योजनाओं का संबंध स्कूलों से है। देखो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना दोनों 26 नवंबर 2022 से शुरू की गई। दोनों का संबंध किससे है? स्कूलों से। तो देखो बाल गोपाल योजना के तहत राज्य के मिड डे मील कार्यक्रम से लाभान्वित राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक, ये ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ? सरकारी स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे उच्च प्राथमिक हो, मदरसा हो या विशेष केंद्र का मतलब है जैसे विकलांगों वगैरह के लिए, अंधों के लिए। ठीक है, तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पाउडर दूध दिया जाएगा और ये पाउडर दूध जो है वो मंगलवार और शुक्रवार को दिया जाएगा। देखना, ध्यान रखना, पाउडर का दूध स्कूलों में, मदरसों में या विशेष शिक्षा केंद्रों में बाल गोपाल योजना या मिड डे मील योजना के तहत, कौन सी योजना? बाल गोपाल योजना। तो बाल गोपाल योजना का संबंध इतना, बाल गोपाल योजना का संबंध है मिल्क पाउडर वाला दूध, पाउडर से दूध बनाकर बच्चों को दिया जाएगा। बाल गोपाल योजना के तहत पाउडर का दूध बच्चों को हफ्ते में कितने दिन दिया जाएगा? 2 दिन। कौन कौन से दिन? मंगलवार और शुक्रवार को दिया जाएगा। ठीक है, और ये प्रार्थना सभा में ही दिया जाएगा। अध्यापक, कोई भी अभिभावक, स्कूल मैनेजमेंट सदस्य इस दूध को चखेगा और उसकी गुणवत्ता टेस्ट करेगा। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना आप ध्यान रखना, स्कूलों में पाउडर का दूध कब कब दिया जाएगा? मंगलवार और शुक्रवार को दिया जाएगा। देखो वर्किंग डे में दूसरे दिन और सेकंड लास्ट डे, जैसे वर्किंग डे का लास्ट डे होता है शनिवार, तो शनिवार से पहले शुक्रवार हो गया, और वर्किंग डे का दूसरा दिन मंगलवार हो गया सोमवार के बाद में। तो सेकंड वर्किंग डे और सेकंड लास्ट वर्किंग डे को क्या दिया जाएगा? पाउडर का दूध प्रार्थना सभा में। दूसरा, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म, ऊपर रह लगा लेना इसके, और यूनिफॉर्म में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में वही ऊपर वाली भी पाउडर का दूध भी 8वीं तक के बच्चों को दिया जाएगा, और स्कूल यूनिफॉर्म है वो भी 8वीं तक के बच्चों को दी जाएगी। साल में बच्चों को 2 सेट यूनिफॉर्म दिया जाएगा। अब क्या होगा? 2 ड्रेस का कपड़ा दिया जाएगा बच्चों को, और सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रति ड्रेस नहीं, ध्यान रखना, प्रति विद्यार्थी। तो दोनों ड्रेस के लिए सिलाई कितनी है? टोटल 200 रुपये। तो ये भी कैशलेस मोड में बच्चे के खाते में इसको क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। कपड़ा दिया जाएगा और सिलाई को बच्चे के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। फिर देखिए 78 नंबर का क्या है? 30 सितंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता के लिए, अब देखो सीधा सवाल पे आ जाओ, सौर कृषि आजीविका योजना, सौर कृषि आजीविका योजना। तो देखो जो बंजर जमीन पड़ी है किसानों के पास, उससे कोई आजीविका नहीं है उनकी, तो उसके ऊपर क्या करने के लिए? सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार ने सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, इस योजना से विकासकर्ता भी संयंत्र स्थापित करने के लिए सुगमता से पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्रीय अनुदान, तो इस योजना में अगर हम किसी प्रकार का सौर यंत्र या सौर संयंत्र स्थापित करते हैं तो जो लगने वाली पूंजी है उसका 30% ग्रांट या अनुदान के रूप में करने का मतलब माफ कर दिया जाएगा। 30% ग्रांट चल रहा है इसके ऊपर। तो सौर कृषि आजीविका योजना का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा संयंत्र से। लेकिन देखो ध्यान रखना, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित या सौर कृषि आजीविका, कृषि से आजीविका मानी जाएगी। जो सोलर प्लांट लगाए जाएंगे कृषि से आजीविका, और ऐसा कब किया जाएगा? जब वो प्लांट जो है जमीन बंजर पड़ी है तो उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो इसका सीधा सा हो गया, बंजर भूमि पर कृषि संयंत्र स्थापित करने के लिए
सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, और ये किस योजना के तहत दी गई है? कुसुम योजना के तहत। कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए कितने राशि का ग्रांट दिया जाता है? तो टोटल खर्चे का 30% जो है वो अनुदान दिया जाता है। समझ गए? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? दूसरी बात देखिए, 78 नंबर का सवाल देखिए क्या कहते, 79 नंबर का। प्रतापगढ़ जिले के प्रतापगढ़, अरनोद एवं पीपल खूंट क्षेत्र के 525 गांव को जाखम बांध से, तो देखो जाखम बांध परियोजना से हर घर जल उपलब्ध करवाने का टारगेट है। किस जिले में? प्रतापगढ़ में। कितने? प्रतापगढ़ के 3 कस्बे, प्रतापगढ़, अरनोद और पीपल खूंट, तीनों कहां पड़ते हैं? प्रतापगढ़ में। इन तीनों कस्बों के 524 गांवों को पानी पहुंचाने के लिए जाखम बांध जो है, तो हर घर जल उपलब्ध करवाने के लिए जाखम बांध जो परियोजना जो शुरू होगी वो किस जिले के लिए? प्रतापगढ़ के लिए। और प्रतापगढ़ के कितने कस्बे हो गए? ये कस्बे आप छोड़ सकते हो, केवल इतना ध्यान रखेंगे जाखम का संबंध प्रतापगढ़ से है। ठीक है, और गांवों को जल उपलब्ध कराने से। फिर 80 नंबर का सवाल देखिए, 1 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के शांति एवं अहिंसा विभाग, ये देखो राजस्थान सरकार में एक नया विभाग या डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसको किस नाम से जानते हैं? शांति एवं अहिंसा विभाग के नाम से जानते हैं। इसे मंजूरी दी गई है। तो देखो हाल ही में अक्टूबर 2022 में राजस्थान सरकार के किस विभाग को मंजूरी दी गई है या नए विभाग के गठन की मंजूरी दी गई है? तो उसमें आप उत्तर देंगे शांति एवं अहिंसा विभाग। देखो शांति और अहिंसा का संबंध किससे है? शांति और अहिंसा का संबंध महात्मा गांधी से है। इसीलिए इस विभाग का गठन किस तिथि को किया गया है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को गठन करके इसको 2 अक्टूबर से चालू कर दिया गया। 2 अक्टूबर से चालू करने का मतलब है कि गांधी जयंती पर इसके प्रस्ताव को मंजूरी देकर शुरू कर दिया गया। फिर देखिए निवेश का मतलब है कि कोई व्यक्ति राजस्थान में अपना पैसा लगाए, चाहे वो विदेशी सरकार हो, चाहे विदेशी उद्योगपति हो, कोई भी हो, चाहे NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, मतलब प्रवासी भारतीय हो, वो भी पैसा लगाए राजस्थान में। तो राजस्थान में पैसा लगाया जाए, इसको मतलब है कि निवेश को बढ़ाने के लिए। अब कोई व्यक्ति निवेश को क्यों बढ़ाएगा? तो पॉलिसी में अगर उस व्यक्ति को या सरकार को कोई फायदा होगा तभी निवेश बढ़ेगा। तो देखो यहाँ इस हेडिंग के नीचे कुछ पॉलिसीज का उल्लेख किया गया और कुछ योजनाओं का उल्लेख किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो MSME सूक्ष्म एवं लघु उद्योग नीति 2022 की है, साल ध्यान में रखना है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग नीति 2022 की है। हस्तशिल्प नीति 2022 की है। पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 की है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, अब ये योजना ऊपर वाली तीनों नीतियां 2019 की है। फिर देखिए राजस्थान औद्योगिक विकास नीति भी कब की है? 2019 की है। वन स्टॉप शॉप सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। छोड़ो तो देखो इनमें या तो सीधा छोटा सवाल पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति किस वर्ष की है? 2022 की। या फिर क्या हो सकता है, एक तरफ इन नीतियों को दे दिया जाए 1 2 3 करके, और दूसरी तरफ सामने एसिमेट्रिकल ये साल लिख दिए जाए, तो इनको क्या करवा सकते हैं? सुमेलित करवा सकते हैं ऐसे कि कौन सा वर्ष किससे संबंधित है। तो हस्तशिल्प नीति का संबंध किस वर्ष से? 2022 से। पर्यटन प्रोत्साहन नीति का संबंध किससे? 2022 से। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, अब देखो निवेश प्रोत्साहन योजना जो है उसका संबंध किससे है? 2019 से है। और राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति किस वर्ष जारी की गई है? 2019 में जारी की गई है। फिर देखिए आप इसमें सवाल नंबर 82 क्या कहता है? जैसलमेर संभाग में सीमेंट उद्योग के विकास की संभावनाओं के लिए। अब देखो सीमेंट उद्योग वैसे तो अरावली की श्रेणी में सब जगह है, लेकिन यहाँ अपन विशेष, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस जिले में ऐसा? तो देखो जैसलमेर संभाग में सीमेंट उद्योग के विकास की संभावनाओं के अध्ययन के लिए इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल लाइमस्टोन उपलब्ध है। तो यहाँ भी लाइमस्टोन के माध्यम, लाइमस्टोन कहते हैं चूना पत्थर को, जिस पत्थर को जलाकर चूना या कली तैयार की जाती है, वो लाइमस्टोन कहाँ है? जैसलमेर में। तो वहां सीमेंट के विकास के लिए सरकार जो है वो अध्ययन कर रही है। तो सवाल ये कि हाल ही में राज्य सरकार जो है कौन सी जिले में या
कौन से संभाग में? तो जैसलमेर जो संभाग है या जैसलमेर जिला जो है उसमें लाइमस्टोन से सीमेंट बनाने की संभावनाओं के ऊपर कार्य कर रही है। फिर देखिए नेक्स्ट, ये देखो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। इसका मतलब क्या? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का मतलब है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जा सकता है। देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसी की तर्ज पर राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है राजस्थान रत्न। तो जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, वैसे ही राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? राजस्थान रत्न है। ठीक है, और इस अवार्ड के अधीन एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। विनर को या विजेता को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, और ये अवार्ड राजस्थान सरकार ने 2012 में देना शुरू किया था। ठीक है, इस वर्ष मतलब 2022 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 में राजस्थान रत्न अवार्ड विनर्स लोगों की संख्या टोटल 6 है। 2022 में राजस्थान रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया है? 6 लोगों को दिया गया है। तो यहां से सवाल की भाषा बन सकती है, निम्न में से किसे दिया गया है? 3 या 4 ऊपर देखे उपयुक्त सभी हो सकता है, या निम्न में से किसे वर्ष 2022 में राजस्थान जो है रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। तो जैसे भारत रत्न जो है वो 1, 2, 3 लोगों को संयुक्त दिया जा सकता है, तो ये भी कितने लोगों को दिया गया? 6 लोगों को। कौन कौन है? दलवीर भंडारी, ये न्यायाधीश है और अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पैनल में है ये। न्यायमूर्ति RM लोढ़ा, तो लोढ़ा भी न्यायाधीश है। उद्योगपति अनिल अग्रवाल, तो अनिल अग्रवाल। NL मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल उद्योगपति है ये। सीनकोफ निजाम और केसी मालू, तो देखो केसी मालू, सीनकोफ निजाम, लक्ष्मी निवास मित्तल, अनिल अग्रवाल और RM लोढ़ा, दलवीर भंडारी। तो इनमें से देखो दलवीर भंडारी और RM लोढ़ा जो है इनका संबंध तो किससे? न्यायालय से, जस्टिस है ये, पूर्व जस्टिस न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति RM लोढ़ा। 6 में से 2 तो ये हो गए। फिर इसके अलावा उद्योगपतियों में अनिल अग्रवाल और उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल और सीनकोफ निजाम और केसी मालू, ये 4 उद्योगपति हैं। तो टोटल कितने लोगों को वर्ष 2022 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है? 6 लोगों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। तो या तो आपसे संख्या पूछ सकते हैं कितने लोगों को राजस्थान रत्न मिला है? 6 लोगों को। या ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से व्यक्ति जो है वो राजस्थान रत्न से सम्मानित नहीं है इस वर्ष? तो 3 इनमें से देखे, चौथा कोई और दिया जा सकता है। फिर 84 नंबर का देखिए आप, इसमें अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स संस्था ने विश्व हिंसा दिवस जो है वो कब मनाया गया है? 2 अक्टूबर को। यहां तारीख देख लेना, 2 अक्टूबर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था ने विश्व हिंसा दिवस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रदेश भर में लगभग 1.5 करोड़ लोगों द्वारा सर्वधर्म, तो ये देखो इस वर्ष 2022 में 2 अक्टूबर को सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और इसमें 1 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। और इसके लिए कला एवं संस्कृति विभाग ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी इन्हें प्रदान किया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो विश्व हिंसा दिवस पर जो सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, इसमें रिकॉर्ड 1.5 करोड़ लोगों ने भागीदारी ली और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया गया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसमें देखिए आगे अब आपको क्या मिलेगा? आगे आपको 85 नंबर का सवाल देखिए आप। इसमें 85 नंबर के सवाल में जो चीज आपको देखनी है, ये घटना है 7 अक्टूबर 2022 की। डेट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट वेट सब छोड़ सकते हो आप, सीधे आप इसकी हेडिंग पे आ जाइए। इन्वेस्ट राजस्थान समिट का मतलब होता है आयोजन या बैठक। तो देखो इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कहां किया गया है? सीतापुरा जयपुर में किया गया है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन सीतापुरा जयपुर में किया गया है। ठीक है, अब यहां देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है,
और इस सवाल में आप क्या देखोगे? इस सवाल में आप ये देखोगे कि एक सेकंड, थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, मैं इसको दूर कर देता हूं, आप रुकेंगे। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखेंगे आप। क्या लिखा है आपके सामने? क्या लिखा है आपके सामने? देखिए आप इसको, आप देखेंगे राजस्थान देश में पहला प्रदेश होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। ठीक है। इस समिट के आयोजन के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और नेशनल पार्टनर नियुक्त किया गया है। तो देखो, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? CII के नाम से जाना जाता है। तो देखो, यहां दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहला सवाल है, देश का पहला राज्य जिसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति का निर्माण करके लागू करने जा रहा है, राजस्थान। और ग्रीन हाइड्रोजन नीति में पार्टनर राजस्थान सरकार ने किसको नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ को पार्टनर नियुक्त किया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। सबमिट में क्या देखो, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ये भी ध्यान में रखना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जिसको शॉर्ट में रिप्स लिखा होता है। राजस्थान, देखो ये है RIPS। ठीक है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022, जिसको शॉर्ट में लिख सकते हैं रिप्स, भी लॉन्च की गई इसी में। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित। तो रिप्स का संबंध किससे है? रोजगार सृजन से है। और रोजगार सृजन में भी विशेष तौर से किसके उत्थान के लिए? SC और ST को ज्यादा उत्थान करने के लिए। विशेषतः SC और ST का रोजगार उत्थान करने का जो प्लान है वो क्या है? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम या रिप्स 2020 है। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें, अब देखिए आप इसमें 86 नंबर का सवाल जो क्या कहता है, ये कहता है कि देखो प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस बार एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी ऐसा सवाल बना है हमेशा एग्जाम में आया है। प्लेस ऑन व्हील क्या है? ये शाही ट्रेन है। शाही को अपन हिंदी में रॉयल भी लिख देते हैं। रॉयल अंग्रेजी का शब्द है और शाही हिंदी का शब्द है। प्लेस ऑन व्हील शाही ट्रेन को जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी देकर रवाना किया। तो इस साल 8 अक्टूबर से, ये डेट ध्यान रखना, 8 अक्टूबर से प्लेस ऑन व्हील जो कि एक शाही ट्रेन है, उसको एक बार फिर से शुरू किया गया है। देखो, पहली बार इस शाही ट्रेन को 1982 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1982 में शुरू किया गया था। और 1991 में फिर दूसरी बार इसको स्टार्ट किया था। फिर 1995 में तीसरी बार स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये चौथा अवसर है जिसमें, तो चौथी बार मतलब 4th टाइम इस शाही ट्रेन को हमने शुरू किया है। ये ट्रेन जो है वो दिल्ली, आगरा, राजस्थान के खूबसूरत शहरों जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, भरतपुर का सफर जो है वो 7 दिन में तय करती है। 7 दिन में इन सब जगह ये ट्रेन जो है घुमा देती है। तो 7 दिन का सफर करवाने के लिए शाही ट्रेन का मतलब इसमें होटल वगैरह ऐसी सारी जो चीजें हैं वो सब फैसिलिटी, खाने पीने की, सोने की, नहाने धोने की सारी व्यवस्थाएं, लग्जरी व्यवस्थाएं जो इस ट्रेन में होती हैं। तो आप ध्यान रखना, 8 अक्टूबर 2022 को चौथी बार पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस का मतलब होता है राजमहल और व्हील का मतलब होता है पहिए। तो पहियों पर राजमहल मतलब पटरियों पर जैसे राजमहल या लग्जरी होटल दौड़ रही हो। इसको किस पे दौड़ा जाता है? देखो, मीटर गेज से ब्रॉड गेज ट्रेन में। तो स्टार्टिंग इसको मीटर गेज पे शुरू किया था हमने तो 1982 में, और 1991 से ये ब्रॉड गेज रेलवे पटरी के ऊपर चल रही है। इंपॉर्टेंट चीज नहीं, तो आपको चौथी बार शुरू किया है। प्लेस ऑन व्हील, इसको हिंदी में लिख देते हैं कई बार पहियों पर राजमहल। तो ये शब्द आ जाए पहियों पर राजमहल तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर 87 नंबर का सवाल देखिए, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए, ये देखो राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका
ऋण योजना। पहली बात तो ऋण योजना है, नाम पता चल रहा है। आजीविका का मतलब रोजगार से संबंध है, और ग्रामीण का मतलब गांव से संबंधित है, और मतलब राजस्थान से। तो देखो, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना क्या है इसमें। देखो, ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में 2022-23 में ये बड़ी बात है। देखो, अकृषि कार्यों में लगे लोगों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। गैर कृषि कार्य में, ऐसे लोग जो कृषि में काम नहीं कर रहे हैं, गैर कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लाखों परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण देने का काम ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में किया जाएगा। तो ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में गांव के अकृषि या गैर कृषि कार्यों में जुड़े परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण या बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा। फिर अगला सवाल है T8 का, देखिए इसमें सीधे सवाल पे आइए। इंडिया स्टोन मार्ट किस पर आएंगे? इंडिया स्टोन मार्ट पर आएंगे। इंडिया स्टोन मार्ट का 11वां संस्करण जो है वो जयपुर में आयोजित किया गया। देखो, स्टोन मार्ट, आपको पता है कि राजस्थान का जो पत्थर इंडस्ट्री है वो बहुत ही डेवलप है। तो राजस्थान की पत्थर इंडस्ट्री के संबंध में इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन जो है हर साल किया जाता है। इस बार 10 से 13 नवंबर को जयपुर में सीतापुरा में किया गया था। अब देखो, ये हर बार आने वाला सवाल यही है। ये जो इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन किया जाता है, इंडिया स्टोन मार्ट का उद्देश्य भारत तथा विदेशों में राजस्थान के पत्थर की पहुंच या इंटरनेशनल ट्रेड को या व्यापार को बढ़ा देना है। तो इसमें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, रिको, तो देखो राजस्थान की रिको एजेंसी और भारत सरकार का फिक्की। तो देखो, ये बहुत बड़ा सवाल है, आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इंडिया स्टोन मार्ट को आयोजित करने का काम रिको और फिक्की का है। रिको और फिक्की का है। ये भारत सरकार की औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था फिक्की है, और राजस्थान सरकार की औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था रिको है। तो राजस्थान सरकार की औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था और भारत सरकार की औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था रिको और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में किसका? इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन जयपुर के सीतापुरा में JECC सेंटर जो है उस पर किया गया। फिर 89 नंबर का जो सवाल है ये देखिए, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने वाले उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग ने आउटलुक ग्रुप के सहयोग से, तो देखो यहाँ राजस्थान पर्यटन विभाग के साथ आउटलुक ग्रुप जो है, इन दोनों ने मिलकर द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स 2020 राजस्थान की शुरुआत की है। सवाल की सीधी सी लैंग्वेज ये है कि राजस्थान के पर्यटन विभाग ने किस ग्रुप के साथ मिलकर द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 की शुरुआत की है। तो आप सीधा सा इसका उत्तर देंगे आउटलुक ग्रुप के साथ, या दूसरी भाषा ये हो सकती है कि राजस्थान पर्यटन विभाग ने आउटलुक ग्रुप के साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अवार्ड शुरू किया? द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 की शुरुआत की है। क्या है इसमें? देखो, जो लोग स्थानीय उद्यमी भाग लेंगे इस अवार्ड में, तो द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 जो है वो टोटल 8 श्रेणी में शुरू किया गया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये देखना है जो ऊपर मैंने सवाल बता दिया, ये एक ही सवाल देखना है कि किसके साथ मिलकर कौन सा अवार्ड शुरू किया गया। नीचे वाली लाइन आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 90 नंबर का सवाल देखिए, जयपुर का जो टैगोर इंटरनेशनल स्कूल है, जयपुर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में 26वां भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया। बस इतना ही देखना है। देखो, भामाशाह सम्मान समारोह में यह कि शिक्षण संस्थाओं में जो लोग धनराशि देते हैं, भामाशाह बनकर दान वगैरह देते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। तो इस साल 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान अक्टूबर 2022 में टैगोर स्कूल जयपुर में आयोजित किया गया था। इसके नीचे आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। देखो, पिछले 3 सालों में दानदाताओं की लिस्ट ली जाती है, और उसमें जिन्होंने अच्छा दान किया है उनको किस सम्मान से सम्मानित किया जाता है? शिक्षा विभूषण सम्मान से। तो शिक्षा विभूषण सम्मान किसको दिया जाता है? भामाशाहों को। राजस्थान में कौन से भामाशाहों को यह सम्मान दिया जाता है? तो पिछले 3 सालों में जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दान दिया है, उन लोगों को शिक्षा विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। यह आप ध्यान में रखेंगे। फिर 91 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है,
14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में जस्टिस पंकज मित्तल, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस पंकज मित्तल। राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश हैं? 40वें न्यायाधीश हैं। किस तिथि तक ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे? 16 जून 2023 तक राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे। 16 जून 2023 तक राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे। 40वें न्यायाधीश इस डेट तक रहेंगे। शपथ 14 अक्टूबर 2022 को। एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर मैं भूल सकता हूं। राजस्थान हाईकोर्ट में अभी स्वीकृत जो जजों की संख्या है वो है 50। राजस्थान हाईकोर्ट में अधिकतम कितने जज अपॉइंट हो सकते हैं? 50। और अभी राजस्थान हाईकोर्ट में कितने जज अपॉइंट हैं? 35 जज अपॉइंट हैं। इसका मतलब राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की कितनी संख्या या कितने पद खाली हैं? 15 पद खाली हैं। देखो राजस्थान हाईकोर्ट में अधिकतम जज हो सकते हैं 50, और वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 35 है। देखो हाईकोर्ट के जितने मुख्य न्यायाधीश अब तक हुए सभी ने अंग्रेजी में शपथ ली है। जस्टिस पंकज मित्तल ने अपनी शपथ किस में ली थी? हिंदी में ली थी। फिर देखिए ये लाइन लास्ट वाली होंगे, ये होंगे नहीं होंगे, हैं, यहां हैं, पढ़ेंगे आप, ठीक है। फिर देखिए आप इसमें 16 अक्टूबर 2022 को राजस्थान की समर्पण संस्था द्वारा जयपुर में आयोजित समर्पण समाज गौरव समारोह में सिक्किम की पूर्व राज्यपाल जस्टिस एस.एन. भार्गव ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल को, बस सीधा सा आ जाओ, टूट पड़ो इसके ऊपर, पन्नालाल मेघवाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सीधा सा भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस बॉक्स में बंद कर दिया, इतना ही देखना है। फिर आपको इस मेघवाल के बारे में 2 बातें देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के लायक गोल्डन सवालों में से एक। हाल ही में भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? पन्नालाल मेघवाल को। कई बार ऐसे भी दे देते हैं, ये दे देते हैं, देखो ये समर्पण संस्था द्वारा जयपुर में आयोजित समर्पण गौरव सम्मान से सम्मानित, या फिर ये भी पन्नालाल मेघवाल को ये सम्मान जयपुर में आकर किसने दिया है? सिक्किम के राज्यपाल जस्टिस एस.एन. भार्गव ने अपने हाथों से ये सम्मान दिया है। तो देखो पन्नालाल मेघवाल को भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्या करता है ये? तो देखो राजस्थान के मांड गीत, मांड गायकी जो है, राजस्थान के शिल्प सौंदर्य सम्मान, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान की दुर्ग, राजस्थान की लोकाभिव्यक्ति के आयाम, दी फोक डांसेज, फोल्क डांस है, लोक नृत्य बोलते हैं, दी फोक डांसेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान में प्रचलित लोक नृत्य, राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं, द हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान कत्थोड़ी जनजाति, राजस्थान कला एवं संस्कृति की विविध आयाम, और राजस्थान कत्थोड़ी जनजाति कला एवं परंपरा पुस्तकें प्रकाशित की। ये सारी इसकी पुस्तकों के नाम है। मतलब राजस्थान की कला और संस्कृति पर लेखन कार्य के लिए पन्नालाल मेघवाल को भूपेन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान की कला और संस्कृति पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो कल्चर के ऊपर इन्होंने एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया तैयार किया है राजस्थानी कल्चर के ऊपर। इसीलिए सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के संयुक्त निदेशक जो है, अभी जनसंपर्क निदेशालय में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर है पन्नालाल मेघवाल, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए इन्हें भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे चंबल धौलपुर भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना के पूर्ण होने पर। तो देखो चंबल धौलपुर भरतपुर, तो चंबल नदी का पानी इस परियोजना से भरतपुर और धौलपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा। तो देखो चंबल धौलपुर भरतपुर वृहद परियोजना किससे संबंधित है? तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, पेयजल से संबंधित है। कौन से 2 जिलों से संबंधित है? भरतपुर और धौलपुर से संबंधित है। ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, क्योंकि इस परियोजना के नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो केवल ये बात ध्यान में रखनी है कि चंबल धौलपुर भरतपुर परियोजना जो है वो, इसके अलावा देखो साथ में मुख्यतः तो है पीने के पानी के लिए, और साथ में सिंचाई के लिए भी उससे जल मिलेगा। तो ये सामान्यतः पेयजल और सिंचाई दोनों से संबंधित है, और मुख्यतः ये
किस पर केंद्रित है? ज्यादातर एक्टिविटी जो पेयजल से संबंधित रहेंगी। 94 नंबर का सवाल देखिए आप इसमें। 20 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 29 अगस्त से राज्य के जोधपुर में लूनी पंचायत समिति से शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ये देखिए ध्यान रखना, आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको फिर बता दूं, एक बार दोबारा देखना, ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुई है। मैंने आपको बताया कि इस बार ग्रामीण ओलंपिक गेम्स और शहरी ओलंपिक गेम्स दोनों शुरू हुए थे। दोनों के शुरू होने की तिथि इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां शायद मैंने पीछे थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन 29 की जगह 26 तारीख बोल दिया था। अगर ऐसा बोला है तो इसको आप सुधारेंगे। देखो 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के खिलाड़ी थे, उनकी जन्म तिथि कब आती है? 29 अगस्त को। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो देखो ग्रामीण ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 29 अगस्त से हुई, पहली बात, तिथि इंपॉर्टेंट है। जबकि शहरी ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 26 जनवरी से हुई थी। देखो 29 अगस्त, 26 अगस्त मत 26 अगस्त शायद गलती से बोल दिया होगा अगर निकला, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस आते हैं मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ग्रामीण ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। ठीक है, तो एक तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त 2022 से। दूसरा, ये किस जिले से शुरू हुए? जोधपुर से शुरू हुए। कौन सी पंचायत समिति से? लूनी पंचायत समिति से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स का शुरू किया गया। और ये कब तक चले? तो देखो ये डेट, ये 29 अगस्त से 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर को इनका समापन जयपुर में हुआ। जोधपुर से ग्रामीण ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई और इसके अलावा 20 अक्टूबर को जयपुर में स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में इनका समापन हुआ। ठीक है, ये की गलत आ गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राज्य में 1 माह और 22 दिन तक चले। ठीक है, कोई बात नहीं है। इस खेल में 6 खेल प्रतियोगिताएं, कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल और हॉकी। ध्यान रखना, कबड्डी, शूटिंग बॉल 2, टेनिस बॉल, क्रिकेट। टेनिस बॉल क्रिकेट एक ही है ये। टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना, जनरली 4 पिच लेदर बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इन ओलंपिक गेम्स में जो टेनिस क्रिकेट खेला गया वो किससे? टेनिस बॉल से खेला गया। टेनिस बॉल क्रिकेट कितने हो गए? देखो पहला हो गया कबड्डी, दूसरा शूटिंग बॉल, तीसरा टेनिस बॉल क्रिकेट, चौथा खो खो, पांचवा वॉलीबॉल और छठा हॉकी। ठीक है, ये गेम्स ध्यान रखना। शहरी गेम्स कौन से, शहरी ओलंपिक में गेम्स कौन से थे? और तो ये जो 6 गेम्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 30 लाख से अधिक युवा खिलाड़ी प्रत्येक आयु वर्ग के थे, इसमें शामिल हुए। अब देखिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से इस कार्य के लिए अशोक गहलोत को प्रशंसा पत्र दिया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने खिलाड़ी? 30 लाख से अधिक आयु वर्ग के महिला पुरुष खिलाड़ियों ने तथा लगभग 3700 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। देखो ग्रामीण स्तर पर 30 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। इस कार्य के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। अब यहां देखिए विजेताओं के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स जो ये 10 तारीख को 10 अक्टूबर को फाइनल हुए, समापन हुआ, उसमें देखिए विनर्स की लिस्ट जो है वो आपके सामने है। यहां देखिए हर एक प्रतियोगिता, कबड्डी बालक और बालिका, वॉलीबॉल बालक और बालिका, टेनिस बॉल क्रिकेट बालक और बालिका, हॉकी बालक और बालिका और शूटिंग खो खो बालक और बालिका। ठीक है, ये आप देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4, ये वॉलीबॉल गलत आ गया, यहाँ शूटिंग बालक वर्ग और खो खो बालिका वर्ग। तो यहां देखिए सभी बालक और बालिका वर्ग में है। यहां देखेंगे खो खो बालिका वर्ग के लिए है केवल, और शूटिंग जो है बालक वर्ग के लिए है। ध्यान देने वाली बात, शूटिंग केवल बालक वर्ग के लिए और खो खो केवल बालिका वर्ग के लिए। ये 6 गेम्स इसमें आयोजित हुए। तो यहां आपको ध्यान में रखना है। देखो आप ये ध्यान रखेंगे, ये सोनू का संबंध कबड्डी से है, प्रियंका का संबंध कबड्डी से है, संदीप का संबंध वॉलीबॉल से है, कविता का संबंध
वॉलीबॉल से है। विष्णुराम का संबंध क्रिकेट से है। ज्वाला का संबंध क्रिकेट से है। और ये देखिए लविश का संबंध हॉकी से है। नर्मदा का संबंध हॉकी से है। जसविंदर का संबंध किससे है? शूटिंग से। और कंचन सामोता का संबंध खो खो से। ये इस प्रतियोगिता में गेम वाइज, प्रतियोगिता वाइज टॉप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। ठीक है। और प्रतियोगिता विनर्स जो हैं उनमें आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, तो ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का संबंध आपको इसमें देखना है। ठीक है। देखो, आपको यदि सवाल पूछा जा सकता है तो कबड्डी प्रतियोगिता में बालक वर्ग में नागौर विजयी रहा और बालिका वर्ग में अजमेर विजयी रहा। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है तो ये सवाल देख लेना आप इसमें, हॉकी बालक वर्ग में अजमेर विजयी रहा और हॉकी बालिका वर्ग में सीकर विजयी रही। सीकर विजयी रही। देखो, आपसे पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा सवाल जो आपको इस पूरी लिस्ट को देखने से पूछा जा सकता है, तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि कौन सा इन गेम्स में गेम शामिल नहीं था, और उसमें मैं आपको बता दूं बास्केटबॉल ऑप्शन हो सकता है 99%। तो देखो, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो इस चार्ट में आपको नहीं दिख रहा है। सवाल की भाषा ये हो सकती है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स में कौन सी खेल प्रतियोगिता शामिल नहीं थी? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल शामिल नहीं थी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नहीं, बास्केटबॉल इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं था। फिर देखिए सवाल नंबर 95 में देखिए आप, इसमें 21 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत CII एवं टाटा कम्युनिकेशन सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को वर्ष 2022 के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देखो, 2022 का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि डिजिटल माध्यम से। ठीक है, ये सम्मान किसको दिया गया है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार को दिया गया है। तो देखो, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इस साल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय अवार्ड किस राज्य को मिला है? राजस्थान को। राजस्थान सरकार के किस डिपार्टमेंट को? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को। क्यों मिला है? डाटा का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस विभाग ने या इस निदेशालय ने अपने अधिकांश डाटा को क्या है, डिजिटल मोड में ही लोगों तक कम्युनिकेट किया है, प्रकाशित किया है। फिर देखिए आप 96 नंबर का सवाल देखिए, 22 अक्टूबर 2022 को राज्य में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल। देखो, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है संविदा। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सरकार जो है कर्मचारी ले रही है। आप सेंटेंस को न पढ़े। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है संविदात्मक। तो जैसे संविदा के ऊपर इसमें किसको लिया गया है? एक सेकंड आप होल्ड रखेंगे। संविदा के ऊपर इसमें प्रत्येक डिपार्टमेंट में कर्मचारियों को लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें टीचर्स हैं, नर्सिंग भर्ती प्रतियोगिताएं हैं, सॉरी नर्सिंग डिपार्टमेंट है, या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनमें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर्मचारी लिए जाते हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल मीनिंग को आप ध्यान में रखेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल का मीनिंग है संविदा कर्मी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा। अब समझ में आ जाएगा, ये कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये नियम राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों पर लागू होंगे। तो सीधी सी बात यह है कि संविदा कर्मियों के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू राइट पोस्ट रूल्स। तो देखो, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स किस वर्ष जारी किया गया? 2022 में। किससे संबंधित है? विभिन्न विभागों में संविदा कर्मियों के संबंध में नियम जो है इसमें डाले गए हैं। तो संविदा कर्मियों के संबंध में जो विभिन्न विभागों से संबंधित जो नियम है वो इस नियमावली में या रूल में डाले गए हैं। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, राजस्थान चर्मशिल्प कला विकास बोर्ड। राजस्थान चर्मशिल्प कला विकास बोर्ड का प्रशासनिक विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा। देखो, यहां देखिए, ये एक बोर्ड गठित किया गया, राजस्थान चर्मशिल्प कला विकास बोर्ड का गठन किया है। इसको कौन से विभाग या डिपार्टमेंट के लिए? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंदर रखा गया है। राजस्थान चर्मशिल्प कला बोर्ड किस विभाग के अधीन काम कर रहा है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन काम कर रहा है। ठीक है, तथा राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड,
तो देखो राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन। देखो ये कुछ नए बोर्ड बने हैं राजस्थान सरकार ने। तो चरम शिल्प कला बोर्ड तो रहेगा उद्योग, तो चरम को इंडस्ट्री माना है तो उद्योग और वाणिज्य विभाग में लिया गया है। और रजक कल्याण बोर्ड और महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड को लिया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंदर। तो ये तीन जो बोर्ड बने हैं इनमें दो को तो रखा गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंदर और एक को रखा गया उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन। तो आपको ये देखना है कि कौन से बोर्ड को किस डिपार्टमेंट के अधीन रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो 13 जिलों में है, कितने जिलों में है, 13 जिलों में है, के अंतर्गत इस सरदा पेयजल परियोजना का निर्माण, ये देखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ईसरदा पेयजल परियोजना का निर्माण, देखो ये दौसा और सवाई माधोपुर को क्या आपूर्ति करेगी, पेयजल। तो देखो ईसरदा पेयजल परियोजना, पहली बात तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का पार्ट है। किससे संबंधित है, पेयजल से संबंधित है। इस परियोजना से पेयजल किसे आपूर्ति किया जाएगा, दौसा व सवाई माधोपुर जिलों को आपूर्ति किया जाएगा। सवाल नंबर 99 देखिए, 27 अक्टूबर 2022 को राज्य की औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये देखिए ये यहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया, 27 अक्टूबर 2022 को। क्या करेगी ये योजना, इस योजना से किसे फायदा, तो देखो औद्योगिक विकास में एससी और एसटी की भागीदारी सुनिश्चित करना। देखो इंडस्ट्री या जो उद्योग डेवलप हो रहे हैं उनमें एससी और एसटी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार ने 27 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है। तो एक तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको रिवर्स लैंग्वेज भी पूछ सकते हैं कि औद्योगिक विकास में एससी और एसटी की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में किस योजना को लॉन्च किया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है। फिर देखिए आप सवाल नंबर 100 क्या कहता है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता। ई गवर्नेंस का मतलब होता है ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, देखो गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये देखो सीधा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संबंध ई गवर्नेंस से है, या ई गवर्नेंस में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ध्यान रखिए ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना ई गवर्नेंस में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। सवाल नंबर 101 देखिए आप इसमें, 27 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014, ये देखो सवाल ध्यान रखना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 में आई और 2019 में आई। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 और 2019 मिलकर पूरी नीति का निर्माण करते हैं। तो 2014 में जो नीति जारी की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति के माध्यम से, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट 2019 में किए गए। तो ये नीतियां जो है 2014 की भी लागू है और 2019 की भी लागू है। इस नीति के तहत औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए अनुदान राशि स्वीकृत किए। कोई खास इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, छोड़ सकते हो आप इसमें। 102 में देखिए, ये रिप्स के ऊपर पहले से मैं थोड़ी सी चर्चा कर चुका हूं। देखिए 29 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 रिप्स के लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये थोड़ा सा, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ सकते हो। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं, बाकी अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।